हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं जनवरी फरवरी मंथ का मेगा टेस्ट का रिकॉर्डिंग। ओके। क्वेश्चन नंबर 46, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 5s। इसमें आपको क्या कौन से पूछा है कि रेडियल नोड, एंगुलर नोड। ओके, तो आपको वो पता होना चाहिए, फॉर्मूला सब आपको पता होनी चाहिए। मान लो कि टोटल नोड के बारे में आपको पूछते, ठीक है, टोटल नोड के बारे में आपको पूछते तो फॉर्मूला क्या थी टोटल नोड की? n-1। ओके। मान लो कि एंगुलर नोड पूछते, आपको एंगुलर नोड के बारे में पूछे तो एल आएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर रेडियल नोड के बारे में भी पूछे तो रेडियल नोड में क्या आएगा आपका फॉर्मूला? n-l-1। मान लो कि आप 5s का देख रहे हो तो 5s के लिए रेडियल नोड क्या आएगी? पहले हम रेडियल नोड निकालते हैं। तो रेडियल नोड में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 5। एस की वैल्यू एल में क्या हो जाएगी? 0। 5 - 1 यानी कि 4। तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है फॉर नहीं है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं एंगुलर नोड। एंगुलर नोड तो उसका क्या हो जाएगा? 0। तो ए में क्यू होना चाहिए। ऐसे कितने ऑप्शन है? ऐसे आपके पास दो ऑप्शन है, ए एंड बी, ठीक है। ये रहा, देखो, ए एंड बी। और आर, आर तो उसमें शायद तक देख लेते एक बार, क्योंकि रेडियल नोड उसमें क्या आ रहा है? 4 आ रहा है और उसमें सम पूछा है 3, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऑप्शन अभी ए चेक करते हैं, बी के सामने एस होना चाहिए अभी, 3d/z। तो चलो चेक करते, 3 रखते इधर, डी के लिए 2 आएगा, ये 1, लो ओवरऑल 0 हो गया। तो यानी कि बी में एस, ऐसे कितने ऑप्शन आप? एकमात्र ऑप्शन ए, यानी कि अहमदाबाद। बाकी सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। आपको ऐसे ही एमसीक्यू सॉल्व करने हैं कि ज़्यादा आपका टाइम बचे। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट। 47, if the uncertainty in the position of the electron is 0 at the same instant, what is uncertainty in a momentum? अभी मान लो कि पोजीशन इलेक्ट्रॉन की 0 है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ओके, तो आपका डेल्टा एक्स जिसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही 0 हो जाएगी, तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? उसके अकॉर्डिंग इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। क्लियर। फिर आते हैं 48, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CA3PO4 ट्वाइस कुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम? आपको CA3PO4 ट्वाइस ये पता होना चाहिए। CA3PO4 ट्वाइस के लिए आप क्या करोगे? CA3 ऐसे लिखोगे, PO4 और ट्वाइस, तो क्या बनेगी रिएक्शन? 3Ca+2 और 2PO4-3। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। आपको 10 ग्राम कैल्शियम दिया हुआ है तो लिख लो 10 ग्राम कैल्शियम का एटॉमिक वेट क्या आएगा? 40। तो इसमें से क्या आया? 1/4, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 0.25, लिख सकता हूँ ना 0.25। ओके, तो 0.25 3 से 1 है। ओके, तो 0.25 से कितना हो जाएगा? तो 0.25 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 8 0.08, यानी कि आंसर एक है। ओके बॉम्बे, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आपको वेट दिया है तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपको मोल में पूछा है। ओके, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, मोल में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्टली उसमें रिलेशन रख दो, वो आपका लिमिटिंग रिएजन या फिर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला भी रिएक्शन आप रख सकते हो, ठीक है। द एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन ऑफ ClF3 इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ClF3? आपको ClF3 की क्वांटिटी बढ़ानी है, तो इक्विलिब्रियम में आप क्या करोगे? Cl2 को बढ़ाओगे, F2 को बढ़ाओगे, रिमूविंग सिलो और ClF3। देखो ऑप्शन है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर करोगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन दौड़ेगी। क्लियर, यानी कि मूव किस तरफ करेगी? बैकवर्ड से फॉरवर्ड तक करेगी। ये तो गलत हो जाएगा, रिमूविंग CL2 रिमूव करोगे तो ClF3 क्वांटिटी तो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर,
वॉल्यूम कंटेनर करने से ClF3 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। वॉल्यूम बढ़ाने से आपको ऑस्वाल्ड का डाइल्यूशन लोग पता होना चाहिए। और ऑप्शन डी, एडिंग F2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, हो जाएगा ClF3 की रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि जिस रिएक्शन में आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो सामने वाले की रिएक्शन उतनी ही बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स सो मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस? जो वीक एसिड, जो वीक बेस में से जो सॉल्यूशन बनेगा, जो हाइड्रोलिसिस मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस होगा। NH4Cl है आपके पास, तो NH4Cl के लिए क्या आएगी रिएक्शन? NH4Cl के लिए बताता हूँ, तो NH4 NH4Cl है आपके पास, तो वो NH4Cl कैसे बना होगा? NH4OH में आप HCl मिक्स करोगे तभी ये रिएक्शन बनेगी। ठीक है, तो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाओगे आप। ओके, वैसे ही सेम ऑप्शन बी में नज़र डालोगे तो CH3COONA यानी कि CH3COOH वीक एसिड है, और आप उसमें HCl ऐड कर रहे हो या फिर NaOH ऐड कर रहे हो, सॉरी NaOH ऐड करना पड़ेगा, तो बेस ऐड करने से आपका भी जो बनेगा वो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में से बनेगा। हाँ, बाकी सारे ऑप्शन नहीं होते तो ये आंसर बन सकता था, बट दोनों में से वीक एसिड वीक बेस है, इसलिए 50 में अहमदाबाद आएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है 51, फ्रॉम सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ 4 सोडियम सॉल्ट्स। ये मैं निकाल देता हूँ। ओके, चलो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन में क्या बता रहा है, नोट करो। ओके, क्वेश्चन क्या बता रहा है देखो अभी, चलो। फ्रॉम सेपरेट सॉल्यूशन फॉर सोडियम सोल्ट्स है NaW, NaX, Na और NaZ, सभी की pH गिवन है आपके पास। pH है आपके पास एक है 7, एक 9, एक है 10 और एक है 11। ओके, ये W की है, ये X हो गया आपका, ये Y हो गया और ये Z हो गया। सबसे वीक कौन होगा? आपको पता है वीक एसिड के बारे में पूछा है, सपोज कि वीक बेस के बारे में पूछा होता तो मैं pH 7 के पास चला जाता। ठीक है, आपको पूछा है क्या वीक एसिड के लिए, तो जिसकी pH ज़्यादा यानी कि बेस बन जाएगा, तो वो सबसे क्या हो जाएगा, वीक एसिड बन जाएगा। इसलिए हमारा आंसर 11 है यानी कि Z, तो यानी कि वीक एसिड कौन बनेगा, HZ बनेगा। ओके, क्लियर। KSP मतलब सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन है। इफ KSP ऑफ CaF2, यानी कि CaF2 की हम रिएक्शन लिखे तो CaF2 इन गिव्स Ca+2 और 2F माइनस। ओके, ये होगी रिएक्शन आपकी। अब आपको क्या पूछा है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इन 0.10 मोलर NaF सॉल्यूशन, यानी कि इसके लिए मैं बात करूँ तो ये S आएगा और ये 2S आएगा। ठीक है, बट आपको NaF में फाइंड करने को पूछा है, तो यानी कि Na प्लस और F माइनस। NaF की कंसंट्रेशन गिवन है आपको 0.10 मोलर, इसकी भी 0.10 मोलर सभी हो जाएगी, तो ये दोनों कॉमन आयन है, तो यानी कि मैं इधर 0.10 लिख दूँ। KSP का क्या होगा रिलेशन, KSP इज इक्वल टू S इंटू 2S प्लस 0.10। ओके, आपको पता है कि 0.10 की कंपैरिजन में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, तो S इंटू 1 इंटू 10⁻⁻1, KSP कितनी गिवन है आपको, 1.7 इंटू 10⁻⁻10। ओके, तो और इधर स्क्वायर भी आएगा, इधर आप स्क्वायर कर लो, तो S इंटू 10⁻²,
एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.7 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगी 1.7 इंटू 10⁻⁸, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका चेन्नई। क्लियर। चलो नेक्स्ट 53 नंबर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल इज नॉट एप्लीकेबल। आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल प्रोपोर्शनल किसके लिए होता है, सेम एटम के बीच में होता है, डिफरेंट एटम के बीच में नहीं होता है। तो आपको ऑप्शन पढ़ने से ही आपको आंसर मिल जाएगा H2O एंड H2S। क्लियर। ये दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंट एटम है। आप ऊपर ऑप्शन ए में देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंपाउंड डिफरेंट भले ही है वो चलता है, बट डिफरेंट एटम के बीच में ये लो नहीं चल सकता। ठीक है। तो SO2 SO3 भी नहीं आएगा, C1 CO2 भी नहीं आएगा, H2O एंड H2S आंसर होगा इसके लिए, इसमें मल्टीपल प्रोपोर्शनल नहीं होगा। क्लियर। अभी इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या रिएक्शन है, NH4 ट्वाइस है। चलो थोड़ी जगह कर देते हैं फटाफट। चलो NH4 ट्वाइस Cr2O7 in gives N2 और Cr2O3। N के लिए आप निकाल सकते हो NH4 प्लस ऐसे निकाल लो तो ये +4, सामने की साइड +1 है तो ऑलरेडी -3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो 0 है और ओनली उनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा 3, और ये 2 एटम है इसलिए 3 2 ज़ा 6, यानी कि m/6। सर क्रोमियम से भी निकाल सकते हैं ना, तो +6 और ये 3, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है 3, और ये 2 एटम है यानी कि m/6। आपका आंसर हो जाएगा m/6। m/3 लिख के मत आना क्योंकि 2 एटम है। आपको मैंने बताया था कि n फैक्टर जब भी फाइंड करो एटम 2 है तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट वन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ लिक्विड इन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। थर्मली इंसुलेटेड है, ठीक है कंटेनर, यानी कि हीट तो चेंज होगी नहीं उसमें। तो ऑप्शन देखो, Q इज इक्वल टू 0 और ये Q इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो Q इज इक्वल टू 0 हो जाए क्योंकि इंसुलेटेड सिस्टम है। इंसुलेटेड सिस्टम में क्या हीट ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज तो हो नहीं पाएगा हीट का, यानी कि Q तो 0 हो जाएगा। ओके। अगर स्टीयर्ड फॉर 2 आवर, आप स्टीयर्ड कर रहे हो यानी कि वर्क कर रहे हो, तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। क्लियर। इन दोनों में से आपको आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है और क्वेश्चन से आंसर मिल सकता है। क्लियर। फॉर द रिएक्शन X2Y4, यहाँ लिक्विड लिखा है, ओके, और उसमें सॉलिड लिखा है और उसमें से गैसेस में कन्वर्ट कर रहे हो आप। तो 300 केल्विन वैल्यू ऑफ डेल्टा U एंड डेल्टा S आर 2 किलो कैलोरी एंड 20 कैलोरी पर केल्विन रिस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ डेल्टा G फॉर द रिएक्शन। ओके। तो आपको डेल्टा U एंड डेल्टा S गिवन है। ओके। तो रिएक्शन में आपकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, आपको ये पता है कि आपको डेल्टा जी निकालना है। तो डेल्टा जी में क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये रिएक्शन है। पर डेल्टा एच निकालने के लिए हमारे पास एक रिएक्शन है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ओके। अभी डेल्टा यू की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 किलो कैलोरी। ओके, ये रही देखो 2 किलो कैलोरी। तो 2 को मैं डायरेक्ट कैलोरी में कन्वर्ट कर दूँ तो 2000 लिख सकता हूँ। डेल्टा एन जी कितना आएगा, दोनों के प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो, रिएक्टेंट में तो वो सॉलिड में, इसलिए उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि 2। आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी हो जाएगी, वो भी 2। टेम्परेचर कितना गिवन है 300, तो 2000, तो आंसर हो गया इधर 1200, यानी कि 3200 हो गया। अभी डेल्टा जी का फॉर्मूला रखते हैं, उसमें आपको 3200 और टी की वैल्यू 300 है। डेल्टा एस की वैल्यू कितनी दी रखी है आपको 20, तो
3 टू ज़ा 6000, तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा, 2800 कैलोरी आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी से और इंटरनल एनर्जी से। ठीक है, और एंथैल्पी भी, दोनों सब अच्छा क्वेश्चन था। असरेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज 0 बट ऑफ डायमंड इज नॉट 0। असरेशन सही है, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मोस्ट स्टेबल allotrope is taken is non-zero. Enthalpy of formation for an element is most stable, defined as 0, while diamond being less stable than graphite has non-zero. ओके, इसलिए असरेशन करेक्ट हो जाएगा और रीजन इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा चेन्नई। Carrier's method 0.18 gram organic compound gave 0.11 gram of AgBr. The percentage of Br in the compound is 108 ग्राम पर, और ब्रोमीन का वेट दिया है आपको 18 ग्राम। ओके, तो 18 ग्राम से क्या हो जाएगा, उसमें 0.11 डिवाइडेड बाय 80 और 100। ओके, 100% पे आपका कितना होगा 80, और 0.11 पे कितना हो जाएगा, तो 0.11 डिवाइडेड बाय 80 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 0.13, और ओवरऑल आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना गिवन है, 0.13 डिवाइडेड बाय 0.18 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0.18 और इंटू 100, तो आंसर चलो इधर क्या हो जाएगा, आपके पास ये जो क्वेश्चन कैलकुलेशन है ये नहीं आएगी, ये गलत हो गया है। आपको मैंने 80 लिखा है ना, एटॉमिक वेट 80 नहीं आएगा, आपको AgBr का पूरा लिखना है। ठीक है, तो क्या आएगा, 0.11 ग्राम आपका AgBr है, तो AgBr का एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, 188 हो जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 करो, क्योंकि 100 से कितना है AgBr में 188 है, तो Br में 0.11 ही है आपके पास, तो कितनी कैलकुलेशन होगी आप भी निकाल लेना, 0.11 डिवाइडेड बाय 188 और इंटू मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 0.05 ये Br का वेट आया। ओके, अब क्या करो, जो भी आया ये 0.05 ये आपका Br आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है टोटल 0.11 और मल्टीप्लाई बाय 100 करो, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.11, 11 नहीं है 18 है, सॉरी 18, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.18, तो आंसर शायद तक आ रहा है 27%, यानी कि 26% के पास आ रहा है आंसर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि CH3 थ्राइस COH और CH3 थ्राइस SiOH में क्या होता है कि मोस्ट एसिडिक कौन है, CH3 थ्राइस SiOH ही है। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज सिलिकॉन उसमें d ऑर्बिटल एम्प्टी होती है। ओके, इसलिए ये सही है, BF3 BF4, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, और BF4 का sp3, ये तो गलत है क्योंकि BF4 माइनस का BF बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, फिर लास्ट में आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो हेलोजन ग्रुप में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ओके, और लास्ट में तो आपको पता ही है कि सिलिकॉन में d ऑर्बिटल है, उसकी वजह से वो मोस्ट एसिडिक है, तो यानी कि आपका जो CH3 ट्वाइस है वो क्या हो जाएगा, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। ओके, इसलिए आंसर आ जाएगा बॉम्बे, क्योंकि आपको इनकरेक्ट पूछा है। ओके, कैलकुलेट द मैक्सिमम ऑफ लैम्डा लाइमन एंड बामा से, लाइमन सीरीज कितने के बीच में आती है, 1 से 2। ओके, 1/λ1, लाइमन के लिए λ1 कह देते हैं, और RH 1/1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो
तो आर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और ये 4, यानी कि क्या हो जाएगी आर एच की वैल्यू 4 माइनस मतलब 3/4, ये 1/λ1 की वैल्यू आई। λ1 निकाल देते हैं तो कितनी आ जाएगी 4/3 आर एच। ओके, अभी λ2 के लिए 1/λ2 इज इक्वल टू आर एच, इसके लिए 2 से 3 आएगी यानी कि 4 और ये क्या हो जाएगा 9, तो 1/λ2 आर एच 35/36। ओके, तो λ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 36/35 आर एच। तो λ1 डिवाइडेड बाई λ2 करते हैं तो 4/3 आर एच और डिवाइडेड बाई 36/35 आर एच। ओके, आर एच कट 4 9 जा और ये ऊपर चला जाएगा 9 3 जा 27, तो 5/27 ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, ये अहमदाबाद आंसर है। सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इन अ सॉल्यूशन ऑफ CaNO3 ट्वाइस। देखो CaF2 है तो Ca+2 और 2F माइनस है तो इसके लिए 2S आएगा। ओके, 2S आएगा तो 2S इज इक्वल टू F माइनस है तो S की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी F/2 हो जाएगी, इसलिए आंसर दिल्ली आ जाएगा। क्लियर। विच अल्केन कैन नॉट इजीली प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। आपको पता है कि जो भी इवन नंबर में जो भी एटम होंगे वो इजीली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, बट पेंटेन नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए आंसर चेन्नई आएगा। असरेशन सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग वाइल पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। सही है, सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग ही होता है ना पाई बॉन्ड से। एटम रोटेट फ्रीली अबाउट पाई बॉन्ड, नहीं, पाई बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, इसलिए रीजन गलत है। ओके, इसलिए आंसर इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, इसलिए आंसर चेन्नई। क्लियर। चलो नेक्स्ट, चूज करेक्ट ऑर्डर फॉर आईपी। पोटेशियम सोडियम डाउन द ग्रुप, आईपी क्या हो जाएगी कम, तो ये तो गलत है ना। सेकेंड ऑप्शन बेरिलियम से बोरॉन, बेरिलियम की नंबर 4 1:2:2, बोरॉन 1:2:2, 2p1, नहीं, तो बेरिलियम की ज़्यादा होगी क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है इसलिए। ठीक है, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, नहीं, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिट है इसलिए। क्लोरीन की फ्लोरीन अभी मैंने बताया डाउन द ग्रुप कम होगी इसलिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बॉम्बे। विच आर करेक्ट मैच, एक सिलिकॉन बेरिलियम आता है, एक सिलिकॉन में जर्मेनियम आता है, एक मैंगनीज में टेक्नीशियम, ओके, एक एल्यूमिनियम में गैलियम, ओके, एक बोरॉन में स्कैनेडियम। ओके, तो BCD ये करेक्ट हो जाएगी आपके, यानी कि बॉम्बे। क्लियर। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में देखो प्लस चार्ज के बाजू में डीलोकेलाइज हो जाएगा। ओके, फिर ये OCH3 इधर से बैक बॉन्डिंग होगा, बराबर, इधर से भी बैक बॉन्डिंग हुआ, इधर से भी बैक, दोनों साइड से ज़्यादा बैक बॉन्डिंग हुआ। ओके, उसके कंपैरिजन में, और ये तो लेस स्टेबल ही है। ओके, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा चेन्नई, दोनों साइड से BBS मतलब बैक बॉन्डिंग है। द स्मॉलेस्ट केटायन एंड द स्मॉलेस्ट एनायन आर रिस्पेक्टिवली, क्या आ जाएगा H+N3-, H+F-, H+ तो आ ही रहा है, लिथियम प्लस तो आने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आपको स्मॉलेस्ट केटायन पूछा है, और स्मॉलेस्ट केटायन कौन होता है H+, स्मॉलेस्ट एनायन कौन होता है F- होता है, N3- नहीं होता है। ठीक है, भले ही उसमें आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम हो रही हो, बट याद रखना है कि रिपल्सन से बढ़ेगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। CO2 में बताइए sp, HCF2 में sp, CH3+ में sp2 और H3O+ में sp3। एकमात्र ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा अहमदाबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। पता है, ये चारों ऑप्शन में से आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि जिसमें न्यूट्रल चार्ज है वो स्पीसीज आपकी हाई स्टेबिलिटी हो जाएगी, इसलिए आंसर अहमदाबाद आएगा। क्लियर। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, ये बेंजीन है, इस पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसमें OH ग्रुप अटैच है और इसमें नाइट्रोबेंजीन है। ओके, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वुड बी,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछा, यानी कि प्लस एम की ज़्यादा हो जाएगी। ओके, प्लस एम, फिर आएगा प्लस आई और प्लस एम, और इधर आ जाएगा आपका माइनस एम। तो सबसे ज़्यादा किसकी आएगी? सी। फिर किसकी आएगी? बॉम्बे, फिर ए, और फिर दिल्ली। ये आपका आंसर होगा। तो आंसर है चेन्नई। ये 3214 लिखा है, वही आपका एबीसीडी में कन्वर्ट करना है। ओके, इन विच ऑल बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल। तो बॉन्ड लेंथ किस में इक्वल नहीं होगी? बोलो, बॉन्ड लेंथ किस में इक्वल नहीं होगी? क्योंकि बैंड रूल में ये सब आता है। बॉन्ड लेंथ में एक रिपल्सन मतलब उस पे लगता है, तो सब आपको याद होना चाहिए। तो किस पर आएगा ये क्वेश्चन? SF6 के SF4 SO2 CH4। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? SF6। ओके, चूज द नॉन एरोमेटिक ऑफ द फॉलोइंग। देखो इस पे क्या है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है। ओके, तो 2 2 4 2 6 2 8। ओके, आपको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड पूछा है, तो इनमें से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन है वो आपको याद रखना है। ठीक है, ये फिर देखो प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज में 2 2 4। ओके, बट इधर भी और इधर भी दोनों में, फिर नॉन एरोमेटिक में ये भी है। देखो इधर नहीं हो रहा है। क्लियर? तो नॉन एरोमेटिक पूछा है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? 72 में दिल्ली। पता ही डायरेक्ट ही चल सकता है। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो 4 मिथाइल, उससे पहले 2 हाइड्रोक्सी और 3 पेंटेनॉन। तो आंसर है बॉम्बे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज नो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप प्रोपिन का स्ट्रक्चर दो, प्रोपिन 1 फिनाइल पे। ठीक है, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH, और एक पे क्या आ जाएगा आपका? फिनाइल। हो गया। अभी देखो, इस दोनों एटम पे आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पा रहा। इधर तो कर पाएगा क्योंकि चारों ग्रुप में अलग अलग एटम है, तो हो सकता है सिस्ट्रांस। 1 2 डाइफिनाइल है, तो मान लो कि ये H की जगह में अभी बेंजीन हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। 1 2 डाइफिनाइल प्रोपिन में भी हो सकता है, इथिन है तो वो हो गया। और 1 1 एक ही एटम पे, मतलब एक ही कार्बन के एटम पे दो ग्रुप सेम हो, तो वहाँ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 74 में दिल्ली। क्लियर? अब है विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स इज लेस स्टेबल एंड हैज डाउटफुल एग्जिस्टेंस। ओके, आपको पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप हैलाइड क्या हो जाएंगे? लेस स्टेबल हो जाए, क्योंकि उसकी ऑक्सीडाइज नंबर ज़्यादा होती है, तो यानी कि PbI4। क्लियर? विच इज़ मेजर प्रोडक्ट गिवन। ब्रोमिनेशन कर रहे हो तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगी? ज़्यादा टर्सरी पे आए, क्योंकि आपको फ्री रेडिकल रिएक्शन पूछा है। फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या होता है? वो भी कार्बोकेटाइन के थ्रू ही उसकी ऑर्डर होती है, टर्सरी टू सेकेंडरी टू प्राइमरी। तो आपका Br कहाँ अटैच होगा? CH3 के कार्बन पे ही अटैच होगा, यानी कि चेन्नई। क्लियर? 77 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आप रिएक्शन करोगे तो CH3 इधर OH और इधर CH2 होगा। ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये इनोल फॉर्म है, और ये H इधर चला जाएगा, तो ये क्या बना देगा? आपका कीटोन बनाएगा, और कीटोन बनाने से क्या बन जाएगा? अल्केनॉन। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ओके, क्लियर? बफर सॉल्यूशन, चलो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, चलो। हम्म,
बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.1 मोलर एमोनिया। तो आप NH2 पी के भी गिवन है, यानी कि POH मिलेगा। POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। PKB की वैल्यू गिवन है 5 प्लस लॉग सॉल्ट एमोनियम क्लोराइड यानी कि 1, बेस की वैल्यू 0.1 यानी कि 1/10, 10 कहाँ चला गया ऊपर। ओके 5 प्लस लॉग 10 की वैल्यू 1, तो POH कितना आ गया 6। तो आपकी pH कितनी आ जाएगी 14 माइनस 6 यानी कि 8 दिल्ली। ओके, if the potential energy of hydrogen electron is 3.02 electron volt, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है आपको, तो E निकालना है। तो क्या आ जाएगा 3.02 माइनस 3.02 है, टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी उसके पोटेंशियल एनर्जी से माइनस में आ जाएगी। ओके, तो प्लस हो जाएगी 3.02 और 3.02 डिवाइडेड बाय 13.6 करो तो 0.22 आएगा और 0.22। देखो आपको क्या करना है, EN है। ओके, मैं जगह कर देता हूँ थोड़ी, ठीक है, 1 मिनट। EN इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो EN आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब 13.6 इंटू n² बाई Z² होता है। EN की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3.02 डिवाइडेड बाई 13.6 1, सॉरी फॉर्मूला इधर गलत है, Z² बाई n² आएगा। तो Z² में एक की वैल्यू 1² और n² आपको फाइंड करना है। ओके, तो n² क्या हो जाएगा, अभी सामने ले जाओ तो 13.6 डिवाइडेड बाई 3.02, आपको पता है 3 4 होता है, तो n² इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 2, तो सेकेंड हाइएस्ट। ओके, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट। खत्म, इजीली हो गया ना। फ्लोरीन कैन नॉट बी टेस्ट बाय सोडियम फ्यूजन लेसन टेस्ट बिकॉज AgF is soluble in water. AgF is soluble in water, इसलिए ओके इसलिए आंसर हो जाएगा बॉम्बे। कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 81। 2Ag प्लस 2Ag प्लस कॉपर से कॉपर 2 प्लस और 2Ag। ओके, कॉपर 2 प्लस की कंसेंट्रेशन आपको गिवन है x मोलर, Ag प्लस की कंसेंट्रेशन है y मोलर, तो वॉल्यूम डबल कर रहे हो, पहले 1 था यानी कि अब 2 कर रहे हो, तो ये तो आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। बट कॉपर 2 प्लस की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी x/2 मोलर, ठीक है, आधा कर रहे हो यानी वॉल्यूम से क्या हो जाएगी, वॉल्यूम मतलब कंसंट्रेशन इज इक्वल टू n/v। आप क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, ठीक है, सॉल्यूशन इज डबल बाय एडिंग वाटर, तो कंसंट्रेशन में आप डबल कर रहे हो, तो यानी कि कंसंट्रेशन आधे से कॉपर 2 प्लस की ज़्यादा होगी और Ag प्लस की क्या करनी पड़ेगी आपको, न्यू इक्विलिब्रियम में Ag प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, तभी कॉपर 2 प्लस की कम हो, मतलब x/2 मोलर से ज़्यादा हो, तभी आपको प्रोडक्ट मिलेगी। क्लियर, इसलिए आंसर चेन्नई आएगा। ओके, अभी 70% प्योर H2SO4, प्योर H2SO4, तो कैसे करोगे रिएक्शन, पहले तो रिएक्शन लिख। चलो, आप H2SO4 की रिएक्शन NaOH के साथ करवा रहे हो,
तो बनेगा क्या, Na2SO4 प्लस H2O। ओके, ये बनेगा। अभी आपके पास NaOH की रिएक्शन कुछ गिवन है, तो 2 मोल फाइंड करने हैं, तो इधर 500 ml गिवन है, ये 1000 हो जाएगा, तो 500 2 से 2 कट, तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 1 है। बट आप रिएक्शन बैलेंस करोगे तो ये 2 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना आया 0.5, यानी कि H2SO4 की कंसर्न मतलब मोल कितने आए, 0.5 मोल आए। आपने कंसंट्रेशन निकाली तो 2 NaOH था, तो 2 NaOH में कितना हो जाएगा 0.5 मोल। ओके, तो कंसंट्रेशन से ये 2 है, तो 2 से ये तो आधा हो जाएगा ना, तो अभी इसका मोल कितने आए 1, तो ये इसके मोल कितने आ जाएंगे 1/2, यानी कि 0.5 मोल। क्लियर। अभी 70% प्योर H2SO4 है, 70% प्योर H2SO4 है, तो आप क्या करोगे 0.5 मोल में 49 ग्राम है, 0.5 में मोल हो गए, तो उसका वेट कितना हो जाएगा 49 ग्राम हो जाएगा। तभी 49 100 पे 49, तो 70% पे कितने, तो 49 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100 कर लो, कितना आंसर आ रहा है चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 49 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70। चलो डायरेक्टली कैलकुलेशन करते हैं, 0 से 0 कट, 7 7 जा 49, 7 इंटू 10 यानी कितना आ गया 70, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 70 ग्राम। क्लियर। कैलकुलेट द PCl बॉन्ड एंथैल्पी, PCl बॉन्ड एंथैल्पी। चलो पहले आपको उसकी रिएक्शन कंप्लीट आनी चाहिए। P आपका सॉलिड है, इसको आप 3/2 Cl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो कितनी हो जाएगी PCl3। P सॉलिड से P गैसेस में कन्वर्ट कर, ठीक है। फिर माइनस 3/2 क्लोरीन कितने आपके पास 2 इंटू Cl बॉन्ड लेंथ होगी। ओके, और उसमें से 3 PCl। ओके, और ओवरऑल कितना है आपके पास 306 लिखो, लिखा हुआ है PCl से 306 डेल्टा H PS, यानी कि ये वाली कितनी है 314, 3/2 2 से कट, Cl की आपको गिवन है डेल्टा H कितनी है 121, तो इधर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो 121। ओके, PCl5 आपको फाइंड करनी है। ओके, तो इसको मैं x एज्यूम कर लूँ, तो x और ये 306, 314, 3 1 जा 3 2 जा 3 1। ओके, 3x 306, 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 4 गए 9, 5 में से 1 गया 4, तो 49 बचेगा इधर, और ये -3x, -3x सामने की साइड जाएगा तो प्लस 306 इधर, -49 -306, 3x इज इक्वल टू शायद तक 351। मैं एक बार चेक कर देता हूँ, 306 प्लस 49 सॉरी 355, और उसको 3 से डिवाइड करो, 1 समथिंग आना चाहिए, 118 आ रहा है, यानी कि 123 हो जाएगा। ओके, समथिंग 123.6 हो जाएगा, इसलिए आंसर आ जाएगा आपका अहमदाबाद। ओके, चलो नेक्स्ट, एल्यूमिनियम फॉर्म्स AlF6-3 बट बोरॉन डज नॉट फॉर्म BF6-3। ओके, बोरॉन डज नॉट फॉर्म BF6-3, ये सही है कि बोरम F6 में कन्वर्ट नहीं होगा, BF3 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स HbF4, नहीं हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा उसमें स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द चेंज इन बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज। बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, किस में होगा देखो, BH3, यानी कि BH3 में कितना होगा, BH4 माइनस, तो NH3 में तो कितना है देखो, sp3, ये भी sp3, NH4 प्लस में, तो दोनों सेम ही है, उसका हाइब्रिडाइजेशन मतलब सेम रहेगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज नहीं होगा। PH3 में भी sp3 है, H2 और H3O प्लस में, क्योंकि इसका तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज नहीं बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा इसमें भी, और BH3 में sp2 और sp3 बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि आंसर ए आएगा। मैच द कॉलम 1 O2 से O2 प्लस, इसके इलेक्ट्रॉन कितने थे 16, और ये 15, 16 में कितने आएंगे 14 से 3, 15 से 2.5, और इसका बॉन्ड एडर 2, और O2 प्लस में कितने हैं 15, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, कितना आएगा 2 है, और ये 2.5, 86 में ए में क्या आएगा 2.5, मतलब फ्रैक्शनल में मिल रहा है बॉन्ड ऑर्डर आपको, एक तो ये बात सही हुई आपकी। दूसरी आप रिलेक्शन मतलब पूरी लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव किस में से होगा, 5 स्टार में से होगा, ओके। फिर N2 में आप देखो, तो N2 से 14 थे 3, और N2 प्लस में तो कितने हो जाएंगे आपको पता ही है 13, यानी डिक्रीज हो गया, S सही है। फिर 13 है मतलब फ्रैक्शन में भी मिल रहा है, तो RS वो सही हो गया, क्लियर। Q तो आ ही नहीं रहा है ना, तो दो ऑप्शन तो आपके ये सेम आ रहे हैं। अभी छेला लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, NO, NO मतलब 15 से NO प्लस, ये भी नहीं होगा, और P में डायरेक्टली कैसे करो देखो, NO प्लस है ना, आपको मैं ये ट्रिक बताता हूँ, एक है, देखो NO के लिए कितना हो जाएगा, ये 7 और ये 8, 15, तो बा बा, ओके। NO प्लस के लिए कितना आ जाएगा 7, 8, 15 और ये 14, चलो 14 में करते, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव किस में से कर रहा है वो 5 स्टार, ये ए है ना, यानी कि एंटी बॉन्डिंग है आपका, ओके क्लियर। इसलिए डी में एक मात्र ही बचेगा कॉलम 2 में से, पी ही आएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव तो हो नहीं पाएगा। फिर 14 है, फ्रैक्शनल भी नहीं मिलेगा, फिर वो डिक्रीज नहीं होगा, बढ़ेगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए डी से में ओनली पी ही आ रहा है, और एकमात्र ऑप्शन चेन्नई ही है, क्लियर। फाइंड आउट द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, जेड इफेक्टिव लिथियम प्लस से बोरोन 3 प्लस, नहीं, ओके, तो ये ऑप्शन गलत है। आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, कार्बन की बोरोन से, ये सही है ट्रेंड। वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नहीं, उसके एटॉमिक नंबर से होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, फॉल्स। और जेड इफेक्टिव इज फंडामेंटल फैक्टर इन पीरियड टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ये भी ट्रू है, ओके। तो आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। फिर आपको दो फिगर है नाइट्रोमीथेन की, यूज द स्टेटमेंट करेक्टली, तो इसमें जो स्टेटमेंट 2 है, मतलब जो फिगर 2 है उसमें रिप्रेजेंटेशन है वो नाइट्रोजन के 6 स्टेट इलेक्ट्रॉन है, ये गलत है, और ये 6 स्टेट इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बॉम्बे। और 89 में फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, CH3 COO CH2 CH2 CH3, और CH3 CH2 COO CH2 CH3, तो दोनों साइड आपकी पेरेंट चेन डिफरेंट है, तो ये मेटामर शो करेंगे, इसलिए ए में आर आएगा, यानी कि सी और डी ऑप्शन तो आपके मतलब निकल गए।
अभी ऑप्शन बी CH3 पोजीशन ही डिफरेंट है, तो बी में क्यू आएगा। ओके, दोनों में आ रहा है। अभी सी में चेक करते हैं। ये तो आपको पता ही है, टोटोमर्स है, इनोल फॉर्म में से कीटोन फॉर्म है, इसलिए डी सी में एस आएगा। तो एकमात्र ऑप्शन ए। और विच कन्फर्मेशन इथाइलिन ग्लाइकोल इज स्टेबल, आसपास में OH हो गए तो मोर हाइड्रोजन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए वजह से आंसर चेन नहीं आ रहा। क्लियर, कंप्लीट, ये आपका मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। क्लियर, अब अगले मेगा टेस्ट में मिलेंगे, देर तक गुड बाय।